हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। आज का वीडियो बेस्ड होगा रेगुलेटरी एंजाइम्स पे। आज का होगा एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। अभी तक हमने एंजाइमोलॉजी में डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ चुके। बेसिक ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का बेसिक पार्ट क्या होता है, एंजाइम इनिबिशंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल इनिबिशंस और इरिवर्सिबल इनिबिशंस क्या होते हैं। रिवर्सिबल इनिबिशन में भी कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कैसे ग्राफ्स बनेंगे, क्या डिफरेंस होंगे, ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं स्टडी किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर की गई है, आप वहां जाकर इन वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स या एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है, रेगुलेटरी एंजाइम्स होंगे। जैसे हमने देखा था कि एंजाइम में क्या होती है, एक एक्टिव साइट्स होती है जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है, जो क्या होगी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगी, जिस पर कोई भी सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा और क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये कोई भी एंजाइम्स है, ये उसकी क्या है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट है ये एंजाइम की। ये कैसी है एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, जिस पे कोई भी सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। जैसे ही सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ज्यादातर एंजाइम्स कैसे होते हैं आपके, नॉर्मल इसी फॉर्म में होते हैं, बट कुछ एंजाइम्स जिनमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट्स होती है जिसे कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट्स। कुछ एंजाइम्स जिन्हें रेगुलेटरी एंजाइम्स कहा जाता है। एलोस्टेरिक एंजाइम भी क्या है, एक टाइप का रेगुलेटरी एंजाइम्स जिनमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट्स होती है जिसे कहा जाएगा एलोस्टेरिक साइट्स। एलोस्टेरिक साइट जो किसको रेगुलेट करने का काम करती है, जो एक्टिव साइट को रेगुलेट करेगी कि एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट ज्यादा स्पेसिफिक, मतलब हो सकता है उसकी सबस्ट्रेट के लिए, एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी को बढ़ा दे, एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी को कम कर दे। किस पर डिपेंड करता है, उसकी एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट्स पे। यहाँ पर क्या आके बाइंड करेंगे, इस साइट्स पे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या उन्हें एलोस्टेरिक इफेक्टर भी कहा जाता है। अब एलोस्टेरिक एंजाइम्स और नॉर्मल एंजाइम्स में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंसेस, एलोस्टेरिक एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर रहती है वो नॉर्मल एंजाइम के स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स होती है। नॉर्मल एंजाइम मतलब जिनमें केवल एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होगी, एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट नहीं होगी। एलोस्टेरिक एंजाइम्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्यों कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि इसमें एक एक्टिव साइट के अलावा एक और एलोस्टेरिक साइट भी प्रेजेंट होती है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स लार्ज एंजाइम्स होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एलोस्टेरिक एंजाइम माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट या माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। कौन से, एलोस्टेरिक एंजाइम्स या रेगुलेटरी एंजाइम्स माइकेलिस मेंटेन इक्वेशंस को फॉलो नहीं करेंगे या माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करेंगे। यदि ये माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इनके द्वारा बनने वाला ग्राफ जो होगा वो हाइपरबोला भी नहीं होगा, क्योंकि माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स में ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोला बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन में हमने देखा था कि ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोला ग्राफ बनता है। बट एलोस्टेरिक एंजाइम्स या रेगुलेटरी एंजाइम्स के केस में ग्राफ हाइपरबोला ना बनते हुए सिग्मोइडल ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनेगा, जनरली सिग्मोइडल ग्राफ बनता है। सिग्मोइडल ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ कैसा था, हाइपरबोला। और ये क्या, एलोस्टेरिक या रेगुलेटरी एंजाइम के केस में कैसा ग्राफ बनेगा, सिग्मोइडल ग्राफ बनेगा। क्यों सिग्मोइडल ग्राफ बनता है, क्योंकि एलोस्टेरिक एंजाइम जनरली कोऑपरेटिव नेचर को शो करते हैं, कोऑपरेटिव बॉन्डिंग को शो करते हैं, कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करते हैं। एक यदि बाइंड हुआ है तो वो दूसरे की बाइंडिंग एफिनिटी को या तो बढ़ा सकता है या उसकी बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर सकता है, जो डिपेंड करता है कोऑपरेटिव नेचर। एक दूसरे को प्रमोट करेगा, दूसरा तीसरे को प्रमोट करेगा, तीसरा चौथे को प्रमोट करेगा, तो वो क्या करता है, कोऑपरेटिव नेचर शो करता है। कौन सा एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। बट जनरली नॉर्मल एंजाइम के केस में ये नहीं कहते हैं कि वो कोऑपरेटिव नेचर शो करता है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते क्या हैं, तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं जो किसको रेगुलेट करते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स को, एंजाइम की वेलोसिटी को, एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी को रेगुलेट करते हैं। हो सकता है वो एंजाइम की सबस्ट्रेट से एफिनिटी को बढ़ा दे, हो सकता है कि वो एंजाइम की सबस्ट्रेट से एफिनिटी को कम कर दे, ठीक है।
एलोस्टेरिक एंजाइम्स में क्या होती है, नॉर्मल एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट, या जिस पे आकर क्या बाइंड करेंगे, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, या उन्हें क्या कहा जाएगा, एलोस्टेरिक इफेक्टर्स, जो एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड करेंगे। वो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, मॉड्यूलेटर या इफेक्टर्स। क्या डिफरेंस होगा एक एलोस्टेरिक एंजाइम और नॉर्मल एंजाइम्स में? एलोस्टेरिक एंजाइम की स्ट्रक्चर लार्ज होगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है क्योंकि उसमें दो साइड प्रेजेंट होती है। एलोस्टेरिक एंजाइम माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते, उसकी इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोलिक ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, सिग्मोइडल ग्राफ होगा। और सिग्मोइडल ग्राफ जहां भी बन रहा है वो किसको शो कर रहा है, उसके कोऑपरेटिव नेचर को या कोऑपरेटिविटी को शो कर रहा है। कोऑपरेटिविटी मतलब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हो सकता है उसे प्रमोट करे ग्रोथ के लिए, या हो सकता है उसको इनहिबिट करे, बाइंडिंग में भी हो सकता है प्रमोट करे, या उसको इनहिबिट भी कर सकता है। उसे कहा जाता है पॉजिटिव मॉड्यूलेटर और नेगेटिव मॉड्यूलेटर। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का मॉड्यूलेटर बाइंड हुआ है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स के केस में एलोस्टेरिक एंजाइम्स जनरली जो मॉड्यूलेटर या इफेक्टर बाइंड होते हैं वो कैसे बाइंड होंगे, रिवर्सिबल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, सॉरी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बाइंड होगा मतलब कैसा होगा, इरिवर्सिबल टाइप की होती है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। तो कैसी बाइंडिंग होगी, नॉन कोवेलेंट, मॉड्यूलेटर और एलोस्टेरिक के बीच में नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग होगी। किस टाइप का इनहिबिशन, जनरली किस टाइप का, रिवर्सिबल होंगे, ताकि जब जरूरत हो गए तब बाइंड हो जाएंगे, उनकी हो गया, इसकी कोऑपरेटिव नेचर या सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी या इसका जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, तो मॉड्यूलेटर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, एलोस्टेरिक साइट को फ्री कर देंगे। कैसे होता है देख लेते एक बार बेसिक कंसेप्ट कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स कैसे रेगुलेट करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को। सपोज कोई एंजाइम्स है जिसमें क्या प्रेजेंट है, उसकी कैटालिटिक साइट और रेगुलेटरी साइट। कैटालिटिक साइट मतलब एक्टिव साइट जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। कोई भी एंजाइम है, ये उसकी एलोस्टेरिक साइट और ये उसकी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। ये क्या है आपका एंजाइम, एंजाइम है, ये उसकी क्या है, एलोस्टेरिक साइट जहां पर मॉड्यूलेटर या इफेक्टर आके बाइंड करेंगे। एलोस्टेरिक साइट, ये क्या है उसकी एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। यहां पर क्या बाइंड करेंगे, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा, और यहां पर क्या बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट। अभी कैसा है, ये लेस एक्टिव है, ये एंजाइम कैसा है, लेस एक्टिव, लेस एक्टिव एंजाइम है किसके लिए, सबस्ट्रेट से। अब क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही मॉड्यूलेटर आके बाइंड कर जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, मॉड्यूलेटर आके बाइंड करके गया, इस एंजाइम की अभी सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी बहुत कम है। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के केस में देख रहे हैं, सपोज पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के केस में इस एंजाइम की अभी सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कैसी है, बहुत कम है। लेकिन जैसे ही मॉड्यूलेटर आके बाइंड कर जाएगा, मॉड्यूलेटर आके बाइंड करके गया, मॉड्यूलेटर जैसे ही बाइंड करेगा, ये मॉड्यूलेटर एक्टिव साइड में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस कर देगा, जिससे सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट की एंजाइम की एक्टिव साइड से एफिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही एंजाइम की एफिनिटी बढ़ गई, अब ये क्या हो जाएगा, लेस एक्टिव था मोर एक्टिव हो गया, या क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो क्या हो सका है, मोर एक्टिव हो गया। किसके लिए, कब मोर एक्टिव हो जाएगा, इसकी एक स्टेप ये भी देख सकते हैं कि सपोज ये मोर एक्टिव है, अभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, एंजाइम मॉड्यूलेटर से बाइंड है और ये मोर एक्टिव हो गया है, किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए। मोर एक्टिव हो गया, इसकी एफिनिटी ज्यादा हो गई है सबस्ट्रेट के लिए। इस टाइम कैसे कम थी, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलेटर आके बाइंड नहीं हुआ था। जैसे ही मॉड्यूलेटर आके बाइंड होगा, एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी बढ़ जाएगी, वो एक्टिव हो जाएगा उसके लिए। जैसे एक्टिव होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा और मॉड्यूलेटर से एसोसिएटेड रहेगा, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर से एसोसिएटेड रहेंगे, क्या बना लेंगे, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इस एंजाइम से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंजाइम वापस से रीयूज्ड हो जाएंगे, मॉड्यूलेटर्स क्या हो जाएंगे, यदि रिवर्सिबल या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड है तो रिमूव हो जाएंगे या उससे डिसोसिएट हो जाएंगे, या मॉड्यूलेटर साइट को फ्री कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम की बेसिक मैकेनिज्म कि एलोस्टेरिक एंजाइम करता क्या है। एलोस्टेरिक एंजाइम एक बार ध्यान से समझिएगा, जिसमें एक एलोस्टेरिक साइड और एक्टिव साइड है।
इस टाइम क्या है, वो लेस एक्टिव है। क्यों लेस एक्टिव है? क्योंकि वो फर्स्टली मॉड्यूलेटर से बाइंड होगा। अभी एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी बहुत कम है। जैसे ही मॉड्यूलेटर बाइंड हुआ, एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जैसे ही एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उस एंजाइम ने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंजाइम वापस से रीयूज हो जाएंगे। ये मॉड्यूलेटर रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट था, तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, मॉड्यूलेटर अलग हो जाएगा और एंजाइम फ्री फॉर्म में हमें वापस से गेन हो जाएगा। तो ये था आपके बेसिकली एलोस्टेरिक एंजाइम के मैकेनिज्म के एलोस्टेरिक एंजाइम चलता कैसे है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स के केस में कहा जाता है कि यदि मॉड्यूलेटर और सबस्ट्रेट दोनों सेम हो, ध्यान से समझिएगा, यदि मॉड्यूलेटर जो उससे बाइंड हो रहा है और सबस्ट्रेट दोनों आइडेंटिकल हो, दोनों सेम हो, तब उसे क्या कहा जाता है, होमोट्रॉपिक। एलोस्टेरिक एंजाइम है होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर। होमोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर और हेटेरोट्रॉपिक, होमोट्रॉपिक एलोस्टेरिक एंजाइम या हेटेरोट्रॉपिक। होमो के केस में जब आपके मॉड्यूलेटर किसके में आइडेंटिकल हो, सबस्ट्रेट के, मॉड्यूलेटर और सबस्ट्रेट के से हो सेम, जो सबस्ट्रेट है वही एज अ मॉड्यूलेटर वर्क कर रहा है, तो वो क्या है, होमोट्रॉपिक एलोस्टेरिक एंजाइम है होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर। हेटेरोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर मतलब क्या है, आपका मॉड्यूलेटर डिफरेंट है, जो मॉड्यूलेटर है वो डिफरेंट है, मॉड्यूलेटर डिफरेंट है आपका सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर क्या है, डिफरेंट है, तो वो केस क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉपिक। जब सबस्ट्रेट एज अ मॉड्यूलेटर वर्क कर रहा है तब वो होमोट्रॉपिक कंडीशन कहलाएगी, और जब सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर अलग अलग है, उसको प्रमोट करने वाला अलग है और बाइंड करने वाले अलग है, तब वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हेटेरोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर या हेटेरोट्रॉपिक एलोस्टेरिक एंजाइम्स। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको बहुत इजीली क्लियर होगा। हमने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ा है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स जो फीडबैक इनहिबिशन को भी फॉलो करती है जो रेगुलेटरी एंजाइम्स के भी थ्रू चलती है। 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन कौन सी होती है, 10 स्टेप्स होती है ग्लाइकोलाइसिस की। 3 इरिवर्सिबल स्टेप, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। फर्स्ट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, जिसमें एंजाइम कौन सा होगा, हेक्सोकाइनेज। फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप। सेकंड इरिवर्सिबल स्टेप, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पीएफके, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। थर्ड इरिवर्सिबल स्टेप, लास्ट स्टेप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट का बनना। यही ग्लाइकोलाइसिस था, ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन कर दिया हमने, पाइरुवेट का। लास्ट स्टेप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट का बनना, जिसमें क्या होता है, पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। अब क्या होगा, ये तीनों एंजाइम्स बेसिकली फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू रेगुलेट होते हैं और इन्हीं के थ्रू रेट लिमिटिंग स्टेप या इन्हीं के थ्रू ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे रेगुलेट होता है। सपोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है, तब सेल ये है कि हाँ इनफ अमाउंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है, एटीपी का यूज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, अब इस स्टेप को यहीं पे रोकना है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू हेक्सोकाइनेज कि एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड होगा और हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इनहिबिशन हो रहा है। तो ध्यान रखिए एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में स्टिमुलेशन भी हो सकता है और इनहिबिशन भी हो सकता है। वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को बढ़ा भी सकता है और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को कम भी कर सकता है, डिपेंड करता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बना, यदि फ्रुक्टोज ये किसके थ्रू रेगुलेट होता है, एटीपी के थ्रू। यदि एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो एटीपी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है कि इनफ अमाउंट में एटीपी का प्रोडक्शन हो गया है, और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को क्या कर दो, इनहिबिट कर दो। पाइरुवेट काइनेज
अब ये सेम एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, वो क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। अब इन सब के केस में क्या होगा, होमोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक भी यहीं पे देख लेते हैं हम। एटीपी बाइंड होगा होमोट्रॉपिक, ग्लूकोज प्लस एटीपी। यदि एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, यदि एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो वो एटीपी अपनी ही सिंथेसिस को क्या करेगा, यदि एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज को कहीं ना कहीं क्या करेगा, होमोट्रॉपिक रेगुलेशन के थ्रू उसे इनहिबिट करेगा कि बस एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो गया है, होमोट्रॉपिक रेगुलेशन होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, कम कर दो। उसको क्या करेंगे, जब सबस्ट्रेट भी क्या था आपके पास, एटीपी, और एटीपी ही ऐसा क्या करेगा, एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा, तब वो क्या कंडीशन कहलाएगी, होमोट्रॉपिक। जब क्या होगा, एटीपी का अमाउंट ज्यादा बन गया है, तब यही एटीपी क्या करेगा, फीडबैक इनहिबिशन या रेगुलेटरी एंजाइम्स को क्या करेगा, जाके बोलेगा यही एटीपी बाइंड होगा, एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे यही एटीपी, और सबस्ट्रेट भी क्या था, एज ए एटीपी, सबस्ट्रेट भी क्या है यहाँ पे सब जगह एटीपी, आपके सब एटीपी का, यदि यहाँ भी सबस्ट्रेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज दोनों एटीपी के केस में क्या हो जाएंगे, एटीपी एज अ होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर वर्क करेगा, जहां पर सबस्ट्रेट और आपके मॉड्यूलेटर दोनों क्या है, सेम है, सबस्ट्रेट भी एटीपी था और मॉड्यूलेटर भी क्या है, एटीपी। एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, एटीपी ने क्या कर दिया, अब इसको जाके बोला कि हाई अमाउंट में एटीपी बन गया है, प्रोसेस को कहीं ना कहीं रोकना होगा, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे रोकना होगा या इनहिबिट करना होगा, किस एंजाइम को, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को और पाइरुवेट काइनेज को, जब एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है, होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर। सेम इसी कंडीशन में यदि एएमपी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, यदि सेल में एएमपी का अमाउंट बढ़ने लगा, एएमपी का अमाउंट बढ़ने लगा मतलब एनर्जी का धीरे धीरे हमें जरूरत होने लगी, अब आपको ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को चलाना है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को चलाना है, तो एएमपी क्या करेगा, एज अ हेटेरोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर, क्योंकि एटीपी तो एज अ सबस्ट्रेट था, एएमपी क्या वर्क करेगा, हेटेरोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर, उसकी एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड होगा और प्रमोट करेगा एंजाइम्स को कि अब पाथवे को स्पीड में चलाना है, अब एएमपी का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, तो ये किसका है, हेटेरोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर, हेटेरोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर। तो होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर जिसमें सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर दोनों सेम हो, लाइक एटीपी, जिसमें क्या है, सबस्ट्रेट भी वही था, मॉड्यूलेटर भी वही था, उसी के प्रोडक्शन ने दोनों फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पाइरुवेट काइनेज को रेगुलेट किया। हेटेरोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर जिसमें क्या था, सबस्ट्रेट तो एटीपी था, आपका सबस्ट्रेट डिफरेंट थे, बट मॉड्यूलेटर क्या था, एएमपी था, तो वो क्या है, एज अ हेटेरोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर। तो ये था हमारा रेगुलेटरी एंजाइम्स, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे होमोट्रॉपिक कब कहेंगे, मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, यदि दोनों सेम हो तो होमोट्रॉपिक, यदि आपके मॉड्यूलेटर और सबस्ट्रेट डिफरेंट हो तो हेटेरोट्रॉपिक। ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा एलोस्टेरिक या रेगुलेटरी एंजाइम्स के केस में। देखिए ग्राफ, एक्स एक्सिस जिसपे क्या था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस रिएक्शन वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। ग्राफ हमने स्टार्टिंग में ही देखा, ग्राफ कैसा बनेगा, सिग्मोइडल ग्राफ, ग्राफ कैसा बनेगा, सिग्मोइडल ग्राफ, ठीक है। सिग्मोइडल ग्राफ बनेगा यदि मॉड्यूलेटर की एफिनिटी, मॉड्यूलेटर सबस्ट्रेट की एफिनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में पॉजिटिव मॉड्यूलेटर और नेगेटिव मॉड्यूलेटर, ये पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, नेगेटिव मॉड्यूलेटर जो क्या करेगा, एंजाइम की सबस्ट्रेट से एफिनिटी को कम कर देगा, वो नेगेटिव मॉड्यूलेटर, जो एंजाइम की सबस्ट्रेट से एफिनिटी को बढ़ा देगा वो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। और इस केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Vmax कैसा है, सेम, Vmax कैसा है, सेम, ठीक है। Vmax डिफरेंट होगा तब क्या होगा, Vmax सेम होगा। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि ग्राफ कैसा बनेगा, सिग्मोइडल, ग्राफ कैसा बनेगा, सिग्मोइडल। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के केस में ग्राफ कैसा बना, नेगेटिव मॉड्यूलेटर के केस में ग्राफ कैसा बना। Vmax क्या होती है सबकी आपको पता है, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ बनाना है आपको, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी रह जाती है, वो क्या कहलाता है आपका, Km वैल्यू, वो क्या कहलाएगी आपकी बेसिकली, Km वैल्यू,
तो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के केस में Km वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव मॉड्यूलेटर के केस में Km वैल्यू क्या होगी, ये सब हम देख रहे हैं कि किसके केस में वैल्यू बढ़ेगी, किसके केस में वैल्यू कम होगी, किसके केस में Km वैल्यू ज़्यादा होना मतलब एफिनिटी कम होना, Km वैल्यू ज़्यादा होना, एफिनिटी कम होना एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ। Km वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव मॉड्यूलेशन के केस में, एफिनिटी सबसे कम। Km वैल्यू सबसे कम पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, एफिनिटी सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी एज इट इज सेम भी हो सकती है, डिफरेंट होगी, तो अलग अलग ग्राफ शो करेंगे अलग अलग वेलोसिटी पे। तो ये ध्यान रखिए, ये है रेगुलेटरी एंजाइम्स के केस में ग्राफ कैसे सिग्मोइडल ग्राफ होगा। Km वैल्यू ज़्यादा होगी तो अफिनिटी कम होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि Km वैल्यू कम होगी तो एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी ज़्यादा होगी, मतलब मॉड्यूलेटर कहीं ना कहीं एंजाइम और सबस्ट्रेट की अफिनिटी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ये उससे ही समझ में आ जाएगा। ग्राफ देख के भी आपको प्रूफ है। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर Km वैल्यू सबसे कम, नेगेटिव मॉड्यूलेटर Km वैल्यू सबसे ज़्यादा। Km वैल्यू सबसे ज़्यादा मतलब ग्राफ कैसा हो रहा है, उसकी एफिनिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो एलोस्टेरिक एंजाइम्स। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।